नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। हाल के दिनों में बिहार सरकार के प्रमुख घटक दल जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच चल रहे जुबानी जंग विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जेडीयू बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और इस वजह से बिहार का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल होने और राज्य में अपराध के चरम सीमा पर होने की बात कही है। बार जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हम लोग गठबंधन के साथ थे, क्या बिहार का विकास हो रहा था। और जब से इस बार एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, पूरा विकास अवरुद्ध हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का देख लीजिए, पूरा कि कोरोना इस महामारी में, ये जो कोरोना की बीमारी है, इसमें कोई हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, सदर हॉस्पिटल हो, कहीं भी कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। कोई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। निश्चित तौर पर पहले माननीय नीतीश कुमार जी को बोला था सुशासन की सरकार, अपराध चरम सीमा पर है। लगता है कि बीजेपी के दबाव में कहीं कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। मैं तो चाहता हूं जिस तरह से सहनी जी और मांझी साहब, ये दोनों बिल्कुल खुश नहीं हैं उस गठबंधन से, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं, और मैं ऊपर भी हाईकमान से भी हमारी बात हुई है कि सब लोग आइए, मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास के एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। पिछले और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से राज्य में ये देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग या यूं कह लें कि कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने भी निशाना साधा है और उनका ये कहना है कि बीजेपी के दबाव में जेडीयू काम कर रही है, जिससे विकास जो है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन यार, अजीत शर्मा ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल बयान है। उसका पूरी तरह से मकसद है कि जिस तरह 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसी तर्ज पर अब बिहार में फिर से सरकार बन सकती है। इसका एक उपाय है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जदयू की सरकार चल रही है वो सही सरकार नहीं चल रही है, विकास के काम नहीं हो रहे हैं और उन दोनों पार्टियों के बीच की केमिस्ट्री भी उतनी सही नहीं। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जदयू पर दबाव बना रही है। आमतौर पर नीतीश के ऊपर दबाव नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार दबाव नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार चूंकि जो बिहार विधानसभा की स्थिति है, बिहार विधानसभा का अंक गणित है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फेवर कर रहा है और नीतीश सरकार पर दबाव है। तो उन्होंने एक तरह से आमंत्रण दिया है कि आप नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े और एक बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। एक तरह से पूरी तरह से कहा जाए कि स्पेकुलेशंस है, पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस कह सकते हैं इसको, कि वो एक कहा जाए कि उन्होंने कयास लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसका क्या आधार है? तो कहीं ना कहीं जो अजीत शर्मा के बयान से लग रहा है कि जो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, इनकी कुछ एंग्विश है, कुछ नाराजगी है अपने गठबंधन से, एनडीए से, उसका कहीं ना कहीं ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर 4 एमएलए जीतन राम मांझी के और 4 एमएलए मुकेश सहनी के, 8 एमएलए अगर नीतीश सरकार से हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आइसोलेट किया जाए। तो ये दिखाने की कोशिश है कि जदयू से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जदयू के साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए उनसे परहेज है। भारतीय जनता पार्टी के कुप्रभाव में सरकार एक गलत निर्णय ले रही है और व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। तो एक तरह से कहा जाए कि एक जो राजनीति है वो हो रही है और कांग्रेस के चूंकि सिर्फ 19 विधायक है, इसलिए कांग्रेस के इस तरह के वक्तव्य से बहुत मतलब नहीं निकलता है। लेकिन बिहार के जो समीकरण है, चाहे वो विधानसभा में आका अंकगणित हो या फिर अभी के कुछ दिनों की जो तमाम ऐसी चीजें, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं महागठबंधन को कांग्रेस को आशा जग रही है कि हो सकता है कि जदयू और भाजपा में कुछ दरार आए जिसका फायदा ये महागठबंधन को हो जाए। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हाल के दिनों में बिहार सरकार के प्रमुख घटक दल जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच चल रहे जुबानी जंग पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जेडीयू बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और इस वजह से बिहार का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। राजीव, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं, लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। उसका ये कहना है कि बीजेपी के दबाव में जेडीयू काम कर रही है जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। जी ऐसा है। भागलपुर में जो महागठबंधन के नगर विधायक हमारे अजीत शर्मा जी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लग रहा है कि जदयू अपने मन से कोई काम नहीं कर पा रही है। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। नेता अजीत शर्मा ने बीजेपी को ऊपर निशाना साधा है। जेडीयू बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, इस तरीके का आरोप लगाया गया है जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल होने और राज्य में अपराध के चरम सीमा पर होने की भी बात कही है। तो इस तरीके से राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, एक तरीके से जुबानी जंग तेज हो गई है और लगातार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा सरकार के ऊपर हमलावर हैं। उनका यह कहना है कि जेडीयू और बीजेपी में के अंदर खाने जुबानी जंग है और बीजेपी के दबाव में जेडीयू काम कर रही है। और इस बीच गढ़वा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गढ़वा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां 7 नर्सों को सीएम ने निलंबित कर दिया है। तो गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां 7 नर्सों को सीएम ने निलंबित कर दिया है। इलाज कराने आई महिला से सभी नर्सों ने पैसे मांगे थे, ऐसा आरोप है और रुपए मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर है जहाँ 7 नर्सों को सीएम द्वारा हटा दिया गया है। गढ़वा सदर अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 7 नर्सों को सीएम ने निलंबित कर दिया है, उन्हें हटा दिया है और इलाज कराने आई महिला से सभी नर्सों ने रुपए मांगे थे, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। रुपए मांगते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद सीएम ने इस तरीके का फैसला लिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, 7 नर्सों को सीएम द्वारा निलंबित किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल न्याज, मैं बता दूं कि ये गढ़वा सदर हॉस्पिटल का ये मामला है जहां ये 2 माह का बच्चा ओवरसन कराने एक लेडी आई थी जी, काफी गरीब थी वो, और वो आती है जब तो हॉस्पिटल में जो नर्स रहती हैं उसके पैसा का डिमांड किया जाता है। बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है जी, और हाथ भी जोड़ती है कि प्लीज मेरा आप इलाज कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन नर्स लोग कहती हैं, आप वायरल वीडियो में भी देख सकते हैं कि नर्स बोलती है कि दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो आपका 8,000 रुपया लिया जाएगा, तो कम से कम आप हमें 3,000 रुपया दीजिए। उसके बाद भी माफी मांगा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं, तो बोला जाता है कि आप 3,000 नहीं तो 2,500 रुपया दीजिए। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद डीसी संज्ञान लिए और डीसी के निर्देश के बाद सीएस ने 7 नर्सों को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। जी, तो अब आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी? अभी तत्काल प्रभाव से सीएस ने जो निलंबित किया है उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है एक वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया है, तो क्या उस वीडियो की सत्यता को जांचा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं न्याज कि सीएस ने जांच कमेटी गठित किया है जो वीडियो की जो सत्यता है उस पर जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद चाहे तो उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अगर वो सही पाया जाता है तो उनको प्रभाव से मुक्त कर दिया जाएगा, जैसा कि सीएस ने बताया है। न्याज, तो क्या नर्सों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? नर्स जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या नर्सों से बात हुई है? नर्सों का क्या कुछ कहना है? जी, नर्स से संपर्क किया गया तो नर्स से तो बात नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो जो वायरल है ये सदर हॉस्पिटल का ही है। चूंकि हम लोग वहां रहते हैं तो जो नर्स उसमें है, उसमें नीलू कुमारी है, प्रीति कुमारी, ममता कुजूर है, प्रेरणा गुर्राय है, तो सारे नर्स सदर हॉस्पिटल में ही कार्य करते हैं। गढ़वा सदर हॉस्पिटल में सारे वहीं पे जितने भी नर्स हैं वो सभी वहीं पे जॉब करती थी।
को टीम गठित किया गया है और उम्मीद है कि टीम अपना सत्ता पर जांच करेगी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी जो निर्णय लिए हैं उसके बाद देखा जाता है कि आगे क्या कार्रवाई होता है। न्याज जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 7 नर्सों को सीएस द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यह गढ़वा सदर अस्पताल का मामला है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नर्स जो हैं वो पैसे ले रही हैं, जिसके आधार पर 7 नर्सों को सीएस द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के दाऊद नगर ब्लॉक के बलवंत ने अपना परचम लहराया है। 64वें बीपीएससी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में बलवंत कुमार ने 30वां रैंक प्राप्त किया है और बीडीओ पद पर चयनित किए गए हैं। बलवंत कुमार दाऊद नगर प्रखंड के जागा विघा निवासी राम नारायण मेहतो के पुत्र हैं। बलवंत की सफलता से पूरा इलाका खुश है और वहीं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें तो जल्दी ही सफलता मिलती है। आपने तैयारी किस प्रकार की? तैयारी के लिए तो ज़्यादा कुछ कोचिंग वगैरह तो स्टार्टिंग में लिया था यूपीएससी के लिए, लेकिन बीपीएससी के लिए स्पेशली कुछ कोचिंग वगैरह नहीं लिया, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। औरंगाबाद में बलवंत ने अपना परचम लहराया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवार में खुशी का माहौल है। तो परीक्षा पास कर बीपीएससी 64वें बीपीएससी परीक्षा में बलवंत को 30वां रैंक मिला है, जिसके बाद उन्हें बीडीओ का पद मिला है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी खुशी का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो औरंगाबाद के दाऊद नगर में बलवंत ने 64वें बीपीएससी परीक्षा पास किया है और अपना परचम लहराया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, लड्डू खिलाया जा रहा है। वहीं मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध देसी शराब की खेप का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। बीते रात्रि दिनांक 6/7 जून 2021 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी मंगरप्पा में पप्पू सिंह के मिल पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में पप्पू सिंह के मिल से अवैध विदेशी शराब, पिस्टल, गोली इत्यादि बरामद हुए। सामने लगे स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल गाड़ी से शराब की बरामदगी हुई। सर और इसमें सर कितने लोग थे? मिल से 2 आदमी पप्पू सिंह और पप्पू सिंह का बेटा, ये दोनों गिरफ्तार हुए। दोनों ने शराब बेचने में अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार किया है। उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतहर खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अतहर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देसी जो अवैध शराब की खेप का भंडाफोड़ किया गया है, क्या है कुछ जानकारी? देखिए, जो मामला है सरगंज थाना क्षेत्र के मगरप्पा गांव का, वहाँ के जो डीएसपी है, अनुमंडल डीएसपी पदाधिकारी, उनको ये सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध हथियार की कारोबार करते, हथियार और शराब की कारोबार करते हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया और मगरप्पा गांव में छापेमारी की गई। मिल में जो छापेमारी के दौरान मिल से वहाँ पे भारी मात्रा में शराब और कुछ शराब वाहन में से मिला और उसी छापेमारी के दौरान उनको 2 पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जैसे ये शराब मिलता है तुरंत वहाँ पे जो राइस मिल के मालिक है उनको हिरासत में ले लिया जाता है और उनके जो पुत्र है उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है। इस पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग बाहर शराब लाते हैं और बिहार में मुंगेर में
शराब का तस्करी और सप्लाई का काम करते हैं। जी, तो इनका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है? जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने ये कबूल किया कि ये बाहर से शराब ले आते हैं, तो ये कहाँ से ले आते हैं? इनका कुछ तो लिंक होगा जिसे पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। जी देखिए निया जी, वो पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने साफ साफ कहा, जैसे उन्होंने स्वीकार किया कि झारखंड से लाते हैं, अदर राज्यों से लाते हैं। जैसे पड़ोसी राज्य हम बिहार का झारखंड है, सबसे आसान वहां से लाना होता है। उसके बाद हरियाणा होता है, वहां से वो लोग बाय रोड लेके बिहार और मुंगेर आते हैं और शराब की या फिर तस्करी करते हैं, सप्लाई करते हैं। जी, लेकिन अथर ये देखा गया है आमतौर पर पुलिस जो है, प्रशासन जो है, ऐसे छोटी मछलियों को तो पकड़ लेती है, क्योंकि ये जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, जो पहुंचाते हैं, ये सब एक तरीके से छोटी मछलियां हैं। लेकिन जो बड़े, जो जहां से इसका तस्कर किया जाता है, वहां तक पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाती है? देखिए, अब जो हम एक बात आपको बता दें, जो बिहार में जो शराब बिक्री है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हैं, और लोग खुदरा लोग शराब बेच करके और अच्छा खासा रकम कमा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी मछली के आरोप पुलिस लगातार छापेमारी करती रहती है, छोटी मछली को भी पकड़ती है, बड़े लोग को भी सूचना निकालती रहती है। पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलता है वो वहाँ छापेमारी कर अपना एक कार्रवाई करती है। वैसे कल जो छापेमारी हुई है, एक बड़ी कामयाबी है, मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतर तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीते दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट में हुए टीएसी में बदलाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म हो चुका है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हुए बदलाव के बाद एक और जहां भाजपा ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और इसे आदिवासियों के हित के खिलाफ बताकर विरोध जताया, वहीं जेएमएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में भाजपा के पूर्व सरकार का हवाला देते हुए दस्तावेज पेश किए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने टीएसी के अध्यक्ष को ट्राइबल होना महत्वपूर्ण बताया। वहीं रूपा तिर्की मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिया और रविवार को राज्यपाल के बीजेपी सदस्यों से मुलाकात करने पर जेएमएम पर सवाल खड़ा किया गया। उन्होंने राज्यपाल को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी। आपको आज उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बाद जो याचिका करता था वो इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। वहां पर भी न्यायमूर्ति जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस एसएलपी को खारिज कर दिया और केस को एडमिट नहीं किया। अपना और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, राज्य में टीएसी में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या है पूरा मामला? अब बिल्कुल निहास, अगर बात करें जिस तरीका से टीएसी को लेकर के, टीएसी को राज्यपाल की सहमति मिली थी, उसके बाद टीएसी में राज्य सरकार ने संशोधन किया है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं लग रहा है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल राज्य भवन पहुंचे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, अपनी बातों को रखा और साफ तौर पे यह भी कहा कि आदिवासियों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आदिवासियों को उनका अधिकार देना नहीं चाहती है हेमंत सरकार। ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों का कटाक्ष भली भांति मौजूदा जो सत्ता पक्ष में जो मुख्य पार्टी है जेएमएम के तरफ से केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के तरफ से ये आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल को, जो कि झारखंड की कह सकते सर्वप्रिय मुखिया हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को बरगलाने का काम किया जा रहा है।
झारखंड की जनता को छलने का काम किया जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में, टीएसी को अगर लेके बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज है हेमंत सरकार के इस निर्णय से। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी उपस्थित थे। जी, तो हेमंत सरकार के इस फैसले से बीजेपी क्यों नाराज है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बीजेपी नाराज तो जरूर है नियाज, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर झारखंड सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है, अपने अधिकार में इसे ले लिया है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार राज्यवासियों के हित के लिए कोई निर्णय जरूर सोचे होंगे। शायद इसी वजह से राज्यपाल ने भी अपनी सहमति इसमें जरूर दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी को यह गवारा नहीं लग रहा। ये उनकी मंशा है, क्या वो इस बारे में सोचते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन अभी देखना होगा कि राजनीतिक पारा इस मुद्दे को लेकर कितना तुल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर बरकरार है, पलटवार और वार दोनों तरफ से जारी देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन शुभम, ये भी देखा गया है कि सरकार को तो उन्होंने लताड़ा ही है, उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ राज्यपाल को भी पद की गरिमा का ख्याल रखने की भी नसीहत दे दी है। बिल्कुल, यह पूरा मामला नियाज रूपा तिर्की हत्याकांड से जुड़ा था, तभी जाकर सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता ने, या कह सकते हैं राज्यपाल को भी नहीं छोड़ा, राज्यपाल पे भी एक आरोप लगा दिया उन्होंने। सवाल यह है कि जिस तरीका से लंबे समय से 3 मई की ये वारदात थी जब साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी की मृत्यु हो गई थी और उसे एक सुसाइड का केस बताकर फाइल को बंद करने की कोशिश की गई थी, ऐसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के अन्य विधायक जो कि सत्ताधारी पार्टी के कह सकते हैं उनका बड़ा जुड़ाव था, ऐसे कई लोग हैं, आदिवासी संगठन, आदिवासी समुदाय के लोग, सरना समिति के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रूपा तिर्की की हत्या की सीबीआई जांच हो। रूपा तिर्की ने सुसाइड नहीं, रूपा तिर्की की हत्या की गई थी और उनके परिजनों का भी यही मानना है। शायद इसी वजह से इस कोरोना काल में भी कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल नियम का पालन करते हुए वो लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका जा रहा है, तमाम ऐसे चीज किए जा रहे हैं। और जिस दिन रविवार का दिन था जब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी शुभम, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए, लेकिन वहीं सरकार जो है, आखिर सरकार के लिए क्या अड़चन पैदा हो रही है? आखिर क्यों नहीं वो, अगर उनके परिवारजन ये कह रहे हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है और इसको लेकर के इतनी राजनीति भी हो रही है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो राज्य सरकार को परेशानी क्या है? बिल्कुल नियाज, परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो जाती तो सभी लोग शांत हो जाते। एक बेटी को कह सकते, एक माँ को अपनी बेटी के लिए न्याय मिल जाता, रूपा तिर्की हत्याकांड का पूरा खुलासा हो जाता। लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए और सरकार की सत्ता पार्टी जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, राजद की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और सभी की ओर से एक ही कहना है कि कानून अपना काम कर रही है, झारखंड की प्रशासनिक सेवा अपना काम कर रही है। इस पर किसी को सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से रूपा तिर्की का हत्याकांड में जो भी व्यक्तियों को पुलिस ने धर दबोचा था, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अपराधी तो जरूर गिरफ्तार हो गए हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन को खुद साहेबगंज के एसपी ने जानकारी दी थी, जिसपे उन लोगों को संदेह था, जिनके खिलाफ उन्हें सबूत मिली थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि रूपा तिर्की के परिजन, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी संगठन के जितने भी लोग हैं झारखंड में, वो लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? सवाल सबसे बड़ा यह है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि अब कह सकते हैं परत पर परत खुलती हुई सामने आ रही है और आए दिन कहीं ना कहीं विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और ये डर सता रहा है, यह विरोध के स्वर कुछ ज्यादा तेज ना हो जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के लिए मुश्किल जरूर साबित हो सकता है। जिस तरीका से मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला तक फूका जा रहा है। नियाज जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है और इन सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।